हाँ, तो कैसे हो सभी बच्चे। अपन ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे। अपन ने आप चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो कल पढ़ा था उसमें अपन लास्ट में पढ़ रहे थे पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर यानी वो फैक्टर जिसके कारण अपने को पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों माइग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पुश फैक्टर वो होते हैं जिसके कारण अपने को अपना उद्गम स्थल जो अपना नेचुरल प्लेस है उसको छोड़ना पड़ता है। और पुल फैक्टर वो होते हैं जिसके जो अपने को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अपकर्ष कारक, जैसे अगर आपको कहीं रोजगार मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो पुल फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अपन आगे देखते हैं चैप्टर सेकंड में आगे क्या है। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, जनसंख्या वृद्धि में क्या रहा है क्या नहीं रहा है, उसके बारे में अपन धैर्य से देखते हैं। In the early periods, population of the world grew very slowly. It is only during the last few hundred years that population has increased an alarming rate. तो अपन देखते हैं जो स्टार्टिंग का समय था उसमें पॉपुलेशन क्या है, बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। लेकिन लास्ट कुछ जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद से 1750 के बाद से जो पॉपुलेशन है बहुत बहुत तेज गति से बढ़ रही है। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा है कि स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन अभी जो लास्ट 2-3 शताब्दियां गई हैं उनमें पॉपुलेशन बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक है, आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर द साइज ऑफ पॉपुलेशन वाज स्मॉल, रफली 8 मिलियन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब कृषि का आविष्कार हुआ, जब कृषि की खोज हुई, उस समय जो विश्व की जनसंख्या थी वो मात्र 80 लाख थी। जैसे अपने भारतीय उपमहाद्वीप में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई वो बलूचिस्तान से हुई, तो उस टाइम से लेके और आज तक का समय अगर अपन जोड़े 7 और 2 9,000 वर्ष हो गए, तो उस समय जो जनसंख्या थी वो थी मात्र 80 लाख। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से आपसे कभी कभी फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट सेंचुरी इट वॉज बिलो 300 मिलियंस। पहली शताब्दी में जो पॉपुलेशन है वो 30 करोड़ से कम थी। ठीक है, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई उस समय विश्व की जनसंख्या 80 लाख थी और पहली शताब्दी में 30 करोड़ से कम थी। उसके बाद देखते हैं एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 550 मिलियन। औद्योगिक क्रांति के समय जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 55 करोड़। औद्योगिक क्रांति का जो समय माना जाता है वो अपन मोस्टली 1750 अपन काउंट करते हैं। इस समय जो विश्व की जनसंख्या थी वो 55 करोड़ थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या है कुछ नए इनोवेशन हुए, उसके कारण क्या है जो विश्व की जनसंख्या वो बहुत तेज गति से बढ़ी। क्या क्या हुआ, पहला औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन बढ़ा तो लोगों को रोजगार मिला, लोगों के पास आय के साधन आए। उसके अलावा कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ों की खोज हुई जिसके कारण कृषि उत्पादन में अपने को सहायता मिली। उसके बाद मेडिकल सर्विस, चिकित्सा सुविधाओं में अपग्रेडेशन हुआ, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हुई जिसके कारण डेथ रेट में कमी आई और इसके कारण पॉपुलेशन अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगा। इसके बाद में देखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन टू इंक्रीज बाई 1 मिलियन। ठीक है, विश्व के प्रति 1 अरब 1 बिलियन। ठीक है, 1 अरब जनसंख्या होने में कितना समय लगा, 1 अरब जनसंख्या का मतलब होता है 100 करोड़। 100 करोड़ मतलब कितने मिलियन, 1000 मिलियन। ठीक है, तो 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ जनसंख्या कब हुई विश्व की, तो 1830 में। उसके बाद 2 बिलियन यानी कि 200 करोड़ जनसंख्या कब हुई, 930 में। यानी जो प्रथम 100 करोड़ जनसंख्या होने में अपने को 1830 तक का समय लग गया, जब भी मानव का उत्पत्ति उससे लेके उसके बाद में अगले 100 करोड़ जनसंख्या को बढ़ने में मात्र 100 साल लगे। उसके बाद में देखिए 3 बिलियन, अगले 30 साल में जनसंख्या 2 करोड़ से कितनी होगी, सॉरी 200 करोड़ से कितनी होगी, 300 करोड़। तो 300 करोड़ से 400 करोड़ होने में कितने लगे, 15 ईयर। 1975 में, 1987 में अगले 12 वर्ष में ही जनसंख्या कितनी होगी, 500 करोड़। 600 करोड़ हो गई 1999 में, 700 करोड़ हो गई 2011 में,
और 800 करोड़ हो गई 2023 में। मतलब आप देख रहे हैं कि जो 1 बिलियन से 2 बिलियन जनसंख्या हुई, जो पॉपुलेशन हुई, उसको अपन को लगे 100 साल। और उसके बाद अपन देख रहे हैं कि 4 बिलियन से 5 से 6 बिलियन, 6 से 7 बिलियन और 7 से 8 बिलियन, अगले 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ने में अपने को मात्र इतना ही समय लगा। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1999 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, तो वो थी 6 बिलियन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सीयूईटी के एग्जाम में। अपने को क्या है, इसके ऊपर फोकस रखना है, इसको एक बार अपने को याद रखना है, ठीक है। तो अभी पूछ सकते हैं कि 800 करोड़ जनसंख्या कब हुई, तो 2023 में यह आंकड़ा अपन ने पार कर लिया, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट घटना है, इसलिए करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। उसके बाद में दे रखा है जनसंख्या और अवधि जिसमें जनसंख्या दोगुनी हो गई, ठीक है। तो अपन देखते हैं जो 10,000 ईसा पूर्व में जो जनसंख्या थी वो थी 50 लाख, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन 1650 में जनसंख्या थी 50 करोड़, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 1804 में हो गई 100 करोड़। तो 50 करोड़ को 100 करोड़ होने में, 50 करोड़ को डबल होने में जो वर्ष लगे वो थे 154 साल लग गए 50 करोड़ को 100 करोड़ में कन्वर्ट होने में। लेकिन 100 को 200 करोड़ में कन्वर्ट होने में मात्र लगे 123 वर्ष। और 200 करोड़ हुई 1927 में, और 400 करोड़ कब हो गई 1974 में, मात्र कितने ईयर में, 47 वर्ष में, ओके। और 2025 में 800 करोड़, 2025 दे रखा है यहाँ पे आपकी बुक में, लेकिन 2023 में ये 800 करोड़ हो चुकी है, यानी कि 49 वर्ष लगे हैं। तो आप देख रहे हैं जनसंख्या कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है। ये अपने लिए एक पढ़ने का विषय नहीं है, ये अपने लिए एक सोचने का विषय भी है, क्योंकि जनसंख्या अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होगा। और जैसे कि थॉमस मोल्थस की थ्योरी है, फिर वो थ्योरी सच हो जाएगी कि जनसंख्या जब इतनी तीव्र गति से बढ़ती है तो उसके बाद युद्ध होने लग जाते हैं, महामारियां फैलने लग जाती हैं और अव्यवस्था फैल जाती है, जिसके कारण फिर अचानक से पॉपुलेशन में डिक्लाइन आता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक रूप, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो विकसित देशों में कम है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों की तुलना में। अपन ऐसा मान सकते हैं कि जैसे अपन एक विकसित देश को लेते हैं, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रसिया, यूएसए, जापान, और उनकी तुलना अगर अपन करें विकासशील देशों से, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो आप देखोगे कि भारत जैसे देशों में जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो उच्च है, जबकि जो विकसित देश है उनमें जनसंख्या वृद्धि की दर कम है। जब अपन बात करें अलग अलग स्थान की कि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या ट्रेंड है, तो उसमें जो पहली बात इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चों कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की दर कम है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं जैसे भारत, तो उनमें क्या है, जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है। तो अपने को पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। फिर देखना, फिर दूसरी जो बात है, देयर इज द नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध है। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि जो देश इकोनॉमिक रूप से मजबूत है वहाँ पे जनसंख्या स्लो रेट से आगे बढ़ती है। जो देश इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक तेज गति से बढ़ती है। वही बात विकसित वाली स्पष्ट उदाहरण है। जैसे अपन बात करते हैं कि अपन कोई भी एक देश उठा सकते हैं, जापान जैसे उठा लिया, वहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, उसके कारण वहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। और उसके अलावा अपन बात करें जैसे पाकिस्तान या भारत की, जहाँ पे इकोनॉमिकली अपन बैकवर्ड देश गिने जाते हैं, लेकिन जो अपनी जनसंख्या है वो बहुत अधिक तेज गति से बढ़ रही है। तो इन दोनों में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। आप इन दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है, ये दोनों आपके
एग्जाम में हूबहू उतार के आ जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से सेंटेंस 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। इनमें कुछ चेंज किया जा सकता है, जैसे डेवलप्ड की जगह डेवलपिंग लिख दिया जाए और डेवलपिंग की जगह डेवलप्ड लिख दिया जाए, तो कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऐसा लिख देते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कभी मात नहीं खाओगे इन चीज़ों में और आपका जो आंसर है वो हमेशा सही होगा। तो आप लिख के पढ़िए और दोनों ही बातें सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो देश विकसित है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम है, जो विकासशील है वहाँ पे ज़्यादा है। आगे देखते हैं। एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज सीम्स टू बी लो, इट इज एक्चुअली नॉट सो, दिस इज बिकॉज। मतलब जब अपन देखते हैं कि कई बार जो पॉपुलेशन चेंज रेट है वो स्लो नजर आती है, लेकिन वो स्लो नहीं होती। इसका जो क्या रीजन है वो अपन देखते हैं। तो जो पहला है इसमें, व्हेन ए स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू एवरेज लार्ज पॉपुलेशन इट विल लीड टू ए लार्ज पॉपुलेशन चेंज। मतलब ये है कि जैसे जनसंख्या वृद्धि दर इंडिया की 1.6 ही है, तो 1.6 वैसे देखे तो अपन कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब 1.6 120 करोड़ लोगों पे अगर लागू होती है तो जनसंख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर किसी देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्रोथ रेट कई बार क्या होता है अपने को ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के ऊपर लागू हो जाती है तो वो बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं कि जैसे आप ऐसे ले सकते हैं इसको कि 100 लोग हैं एक देश में, वहाँ पे ग्रोथ रेट 5 है, तो एक साल बाद 105 हो जाएंगे। लेकिन एक जगह 1 लाख लोग हैं, वहाँ पे ग्रोथ रेट 1% है, लेकिन आप 1 लाख का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा? मेरे को एक बात बताओ। 1000, तो 1000 बढ़े, जबकि 100 वाले में 5% थी लेकिन 5 ही बढ़े। तो जब एक ग्रोथ रेट चाहे वो कम ही हो लेकिन वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे अप्लाइड होती है तो जनसंख्या में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो यही बताने के यहाँ पे प्रयास है। इवन इफ द पॉपुलेशन रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन द टोटल पॉपुलेशन ग्रो ईच ईयर। मतलब जब अपन देखते हैं कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो निरंतर घटती रहती है, लेकिन जो कुल पॉपुलेशन है वो हमेशा बढ़ती रहती है। मतलब समझ गए आप? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लें कि 1000 लोग हैं, तो पहले ईयर में जो ग्रोथ रेट थी वो 10% थी, तो क्या हुए 10% यानी 1000 का 100 लोग बढ़ गए। लेकिन अगले ईयर जो ग्रोथ रेट है वो 5% रह गई, लेकिन 5% रह गई उसके बाद भी 5% लोग तो बढ़ ही रहे हैं, 50 लोग तो अभी भी ज़्यादा हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो कहने का बात है वो यही है, जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इसमें विशाल परिवर्तन आता है, पहली बात। और दूसरी बात, यदि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या में प्रतिवर्ष क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि 2010 से और 2015 के बीच का डाटा है। तो अपन देख लें, वर्ल्ड जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1990 और 95 में 1.6 थी। 1990 और 95, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा। और यहाँ बात हो रही है 2010 और 15 की, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कि अगर अपन वैसे देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, वो डिक्लाइन हो रहा है लेकिन टोटल पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो देखते हैं, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो वृद्धि दर थी वो 1990-95 में 1.6 थी और जो 2010-15 में कितनी होगी? 1.2। अफ्रीका में कितनी थी? 2.4, जो कि 2010-15 में कितनी होगी? 2.6। यूरोप में 0.2 से कितनी होगी? 0.1। उत्तरी अमेरिका में कितनी होगी? 1.4 से 0.8। लैटिन अमेरिका में कितनी होगी? 1.7 से 1.1। एशिया में कितनी होगी? 1.6 से 1। ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो उसके आसपास के द्वीप है वहाँ पे 1.5 से 1.5। तो इस वो अपने को देखने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही है
कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप अपन बोल सकते हैं जहां पे 1990 से लेके 2015 तक जो ग्रोथ रेट है वो कम नहीं हुई है बल्कि वो प्लस हुई है। ठीक है, 2.4 से 2.6। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे अपन देखते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी। ठीक है, दिस थ्योरी टेल्स दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज from high birth and high death rate to low birth and low death rate as society progress from rural agrarian and illiterate to urban industrial and literate society. The change occurs in stage which are collectively known as demographic cycle. तो डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन जो थ्योरी है उसमें ये बताने का प्रयास है कि जब जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है उस समय जो जनता का अधिकतर भाग है वो अशिक्षित, ग्रामीण और कृषि कार्यों में लगा रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ एग्रीकल्चर से सोसाइटी इंडस्ट्रियल होती जाती है, अशिक्षित से शिक्षित होती जाती है और ग्रामीण से शहरी होती जाती है, उस समय जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डाउन हो जाता है। कहने का मतलब यही है। और ये जो पूरा सर्कल बनता है इसको अपन बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो नोट करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में कब बदल जाती है? जब सोसाइटी ग्रामीण से शहरी, अशिक्षित से शिक्षित और एग्रीकल्चर से सेवा सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे समाज ग्रामीण, कृषि और अशिक्षित से शहरी, औद्योगिक और साक्षर समाज की ओर बढ़ता है, परिवर्तन चरणों में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनसांख्यिकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। मतलब कुल मिला के बात यही है कि जन्म दर हाई है, डेथ रेट भी हाई है। कब हाई है? जब जो जनसंख्या का अधिकतर भाग है वो ग्रामीण है, अशिक्षित है और जो कृषि कार्यों में लगा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समाज प्रोग्रेस करता है, समाज शिक्षित होता है, समाज औद्योगिक क्रांति का पार्ट बनता है, समाज ग्रामीण से नगरीय में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे डेथ रेट और जन्म रेट यानी कि बर्थ रेट दोनों में कमी आती है। और इस पूरे चक्र को अपन क्या बोलते हैं? जनसांख्यिकीय चक्र। ओके, इसमें देखिए 3 स्टेज दी गई हैं। पहली स्टेज में आप नोट कर पा रहे हैं बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है। अगर अपन पूछेंगे फर्स्ट स्टेज की क्या विशेषताएं होंगी तो अपन इसकी कुछ कॉमन विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे पहली विशेषता तो ये हो जाएगी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस है और जन्म दर और मृत्यु दर अधिक है। ठीक है, दूसरा अपन बोल सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तीसरा अपन बोल सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है। अपन बोल सकते हैं शिक्षा कम है। सेकंड स्टेज पे जाएगी तो इसमें कुछ सुधार होगा, जन्म दर में कुछ कमी आएगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, मृत्यु दर में भी कुछ कमी आएगी। और थर्ड स्टेज पे अपन जाएंगे तो जो आप देख रहे हैं जो 35 से लेके अपन 15 तक पहुंच गए हैं, जन्म और मृत्यु दोनों में। फर्स्ट स्टेज पे अपन देख रहे हैं जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर है, दोनों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। 35 बर्थ रेट है और 35 पे अपन इसको बोल सकते हैं डेथ रेट है। लेकिन अब जब अपन सेकंड स्टेज में देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। ऐसा कम है, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि लोग शिक्षित हुए होंगे, शिक्षित हुए होंगे तो उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं पे ध्यान दिया होगा, उन्होंने स्वच्छता पे ध्यान दिया होगा। और थर्ड में अपन देखते हैं कि दोनों आके सेम हो जाती हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट। तो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी है उसका मैप है, एक बार आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जो ये लाइन है ये जो बर्थ रेट के बारे में बता रही है और ये जो है ये हमें डेथ रेट के बारे में बता रही है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि फर्स्ट जो स्टेज है उस पर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों लगभग समान है और दोनों बहुत ज़्यादा हाई है।
और थर्ड रेट में क्या है, दोनों समान है लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा कम है। और जो सेकंड स्टेज है ये इसके बीच की ट्रांजैक्शन पीरियड है। ओके, अपन इसको आगे देखते हैं। अपन बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट स्टेज की। ठीक है, जन्म दर, हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, हाई है, दोनों बहुत ज्यादा उच्च है। इसका रीजन क्या है, वेरिएबल फूड सप्लाई एंड एपिडेमिक्स। एक तो जो खाद्य आपूर्ति की जो सुनिश्चितता नहीं हो पाती उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। उसके बाद में एपिडेमिक्स यानी महामारियां हैं। ठीक है, परिवर्तनशील खाद्य आपूर्ति और महामारी के कारण उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट विशेषता होगी ये। सेकंड अपन देखते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, लोग अशिक्षित होंगे, लोग ग्रामीण होंगे और लोग किस कार्य में लगे होंगे, कृषि कार्य में। उसके बाद में देखते हैं जीवन प्रत्याशा कम होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि अपन ने वहां पे देखा था डेथ रेट बहुत ज़्यादा आई है। क्यों, क्योंकि महामारियां फैली हुई हैं, भोजन की सुनिश्चितता नहीं है, लोग अशिक्षित हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है। तो ये सब चीज़ें आपके सोचने वाली है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मायाजाल नहीं है। आप आराम से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं और उनके पास प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है। और 200 वर्ष पहले विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। जैसे आज अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो आज विकसित देश हैं, वो आज थर्ड स्टेज पे चले गए हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है, 200 साल पहले विश्व के सभी देश, चाहे आप जापान ले लो, चाहे कोई भी देश ले लो, वो फर्स्ट स्टेज पे थे। तो फर्स्ट स्टेज की क्या क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट, एग्रीकल्चर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है। उसका कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है, लोग शिक्षित नहीं है, लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कृषि भी मॉडर्न कृषि नहीं है क्योंकि उतने आधुनिक औजार नहीं है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो फूड सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है। तो ये सब विशेषताएं हैं फर्स्ट स्टेज की। यहाँ पे जनसंख्या में जो लोगों की जीवन प्रत्याशा है, लोगों की जीवन जीने की उम्र का अनुमान है, वो भी कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी कम रहती है। और 200 साल पहले विश्व के सभी देश इसी चरण में थे। अपन आगे देखते हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। हाँ, तो अपन सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच का जो ट्रांजैक्शन पीरियड होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि जो स्टार्टिंग होगी उसमें बर्थ रेट हाई रहेगी और जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, लेकिन समय के साथ साथ बर्थ रेट में भी कमी आएगी। ओके, समझ रहे हैं? फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग, मतलब जो जन्म दर है वो शुरुआत में क्या होती है, उच्च होती है, लेकिन सेकेंड स्टेज, बट इन द डिक्लाइन विद टाइम, लेकिन समय के साथ इसमें कमी आती जाती है। ठीक है, दूसरे चरण की शुरुआत में प्रजनन क्षमता अधिक रहती है, लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट आती है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन, ओके, एंड हेल्थ कंडीशंस lead to decline in mortality. Because of this gap the net addition to population is high. इसका मतलब ये है कि जब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, जब साफ सफाई पे ध्यान दिया जाएगा, तो जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी। और जो सेकंड स्टेज होती है उसकी शुरुआत में क्या है कि जन्म दर हाई रहता है लेकिन समय के साथ घटता है, लेकिन जो डेथ रेट है वो और ज़्यादा तीव्र गति से कम होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो जनसंख्या है वो अधिक बढ़ती है। फर्स्ट स्टेज में जनसंख्या अधिक नहीं बढ़ती क्योंकि ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं तो ज़्यादा लोग मर भी रहे हैं। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है कि हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रहा है, और हेल्थ में इंप्रूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, जो डेथ रेट है उसमें कमी आ रही है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो जनसंख्या है वो अधिक बढ़ रही है।
स्वास्थ्य और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार से मृत्यु दर में गिरावट आती है और इस अंतर के कारण जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि अधिक होती है। तो सबसे अधिक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या वृद्धि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज कौन सी स्टेज में होती है, तो वो होती है सेकंड स्टेज। समझ गए आप? इस चीज को आप हमेशा याद रखना। आप इसको ऐसे मत ले लेना कि फर्स्ट स्टेज में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक होगी। फर्स्ट स्टेज में क्या है, जन्म दर अधिक है, तो साथ में मृत्यु दर भी अधिक है। इसके कारण जो जनसंख्या है वो अधिक नहीं बढ़ पाती। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो मृत्यु दर है वो कम आ जाती है और जन्म दर अधिक बनी रहती है, जिसके कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब थर्ड स्टेज की अपन बात करते हैं। प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर दोनों में काफी गिरावट आती है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। इसके कारण क्या होता है, जनसंख्या तो स्थिर रहती है या बहुत मामूली गति से बढ़ती है। ठीक है, द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रो स्लोली। इसके बाद द पॉपुलेशन बिकेम अर्बनाइज्ड, मतलब जो जनसंख्या है वो क्या हो जाती है, शहरी हो जाती है। ओके, लिटरेट यानी पढ़ लेती है, टेक्निकल नॉलेज हो जाता है उसको। ठीक है, तकनीकी का ज्ञान हो जाता है और फैमिली साइज को वो कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो अपन ने देख लिया फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप। जनसंख्या शहरी हो जाती है, साक्षर हो जाती है, तकनीकी जानकारी रखती है और विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। जो फैमिली प्लानिंग है वो होती है। तो जो तीन स्टेज देखी अपन ने वो तीनों आपके समझ में आ गई, क्योंकि ये एक ऐसी थ्योरी थी जो आपके एग्जाम में आएगी और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की प्रयास किया है। आप एक बार इसको दोबारा रिवीजन कर लेना, एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना। आपसे यही पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेज है, इसमें से उसमें कौन सी योग्यता नहीं है, उसमें क्या पाया जाता है, क्या वहाँ पे हाई मोर्टेलिटी, क्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। तो आपको लिखना है हाँ होता है। उसमें लिख दिया क्या वहाँ पे जनसंख्या में, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है, क्योंकि जो जन्म दर है वो अधिक है लेकिन साथ में मृत्यु दर भी अधिक है। तो वहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा है वो कम होती है। तो हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं थॉमस मोल्थस की थ्योरी की, थॉमस मोल्थस के सिद्धांत की। 1793 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि नंबर ऑफ पीपल विल इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, कि जो लोगों की संख्या है वो फूड सप्लाई की खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज गति से बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें जो पहली बात उन्होंने बताई कि जनसंख्या है वो फूड से फास्ट बढ़ती है। दूसरी उन्होंने बताई द इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल रिजल्ट इन ए सडन डिक्लाइन थ्रू फेमाइन, डिजीज एंड वार। तो उन्होंने बताया कि अगर जनसंख्या अधिक बढ़ रही है और फूड कम है तो उसके बाद में अचानक से ऐसा होगा कि जनसंख्या में बहुत तीव्र गिरावट आएगी। उसका उन्होंने रीजन दिया है कि ऐसा क्यों हो सकता है। उन्होंने कहा कि या तो अकाल के कारण ऐसा हो सकता है, या उन्होंने कहा कोई बीमारी महामारी के कारण ऐसा हो सकता है, या फिर युद्ध के कारण ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, थॉमस मोल्थस का सिद्धांत देख लिया कि लोगों की संख्या है वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी और जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो थॉमस मोल्थस की थ्योरी सही न हो पाए, इसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को जनसंख्या नियंत्रण पे ऊपर फोकस करना है। क्योंकि अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं कि या तो अकाल के कारण लोग मरेंगे, और अकाल आएगा तो सिंपल सी बात है ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है, वो रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अगर अकाल पड़ेगा तो क्या होगा, भोजन की कमी होगी, भोजन की कमी होगी तो क्या होगा, लोग बीमार होंगे, और वो बीमार होंगे तो क्या होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी आएगी, और उसमें कमी आएगी तो क्या होगा, महामारियां फैलेंगी, और उसके बाद जब फूड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, लोग आपस में लड़ेंगे, युद्ध होगा।
तो इसके लिए अपने को अभी से इसके बारे में अपने को सोच विचार करना है। और अपन एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट अपना जो मकसद होता है वो यही होता है कि जो समाज में किस तरीके से समाज को अच्छा किया जाए, किस तरीके से आने वाले समय को अच्छा किया जाए, और जो सामाजिक रिवॉल्यूशन है वो अपना एक कहीं ना कहीं छुपा हुआ मकसद होता है। अच्छी शिक्षा का मतलब यही है कि आप अपना जीवन संवारें और साथ साथ में सोसाइटी को भी आप बेहतर करने का प्रयास करें। तो इस सब चीज़ों के ऊपर अपने को क्या है, ध्यान देना है। तो इस तरीके से अपने चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया और अपन एक बार इसका जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो ठीक है, अपन ने पहले देखा था कि जॉर्ज भी ने एक टिप्पणी की थी कि एशिया में बहुत अधिक ऐसे स्थान है जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन और बहुत कम ऐसे स्थान है जहाँ पे बहुत अधिक पॉपुलेशन है, बहुत अधिक जनसंख्या है। और ये थ्योरी क्या है, वर्ल्ड के बारे में भी सही है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात की थी कि हाईएस्ट एशिया में है, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फिर अपन ने इसमें कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स देखे थे, जिसमें अपन ने देखा था कि वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल। फिर अपन ने कुछ इकोनॉमिक फैक्टर देखे थे, जिसमें अपन ने देखा था मनी, खनिज, नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर अपन ने देखा था कि कुछ सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज की वजह से भी जनसंख्या में परिवर्तन आता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की थी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, कि समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी माइग्रेशन की। पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या होती है, कि जब बर्थ रेट, जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक हो, बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ का क्या मतलब है, पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन टू पॉइंट्स, कि दो समय अवधियों के बीच में अगर जनसंख्या कम हो रही है तो उसको नेगेटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब जो मैंने बताया था आपको कि बर्थ माइनस डेथ होता है, और एक्चुअल का मतलब अपन ने बताया था इसमें अपन माइग्रेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की थी क्रूड बर्थ रेट के बारे में, नंबर ऑफ लिविंग बर्थ्स इन ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, 1000 लोगों पे एक वर्ष में जीवित बच्चों की जनसंख्या। और उसी तरह से अपन ने डेथ रेट की बात की थी, वहाँ पे जन्म की बात हो रही थी, यहाँ पे मृत्यु की बात हो रही है, तो सेम है। उसके बाद में अपन ने बात की थी माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन का मैंने बताया था कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। फिर अपन ने बात की थी आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कोई बच्चा है वो जयपुर से दिल्ली जाता है, तो दिल्ली के लिए वो क्या हो गया, जयपुर से गया दिल्ली, तो दिल्ली वालों के लिए क्या हो गया, वो आप्रवासी, और जयपुर वालों के लिए क्या हो गया, उत्प्रवासी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पुश फैक्टर्स की बात की थी, कि जो माइग्रेशन होता है उसके पीछे कुछ रीजन्स होते हैं, उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था जिसमें पुश फैक्टर में अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी थी, कि जैसे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, रहन सहन की निम्न दिशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये क्या होती है, ये ऐसी चीजें हैं जिनके कारण एक व्यक्ति अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो पुश का मतलब ये होता है कि ये पुश फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो एक व्यक्ति को एक स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। समझ गए, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। फिर अपन ने बात की थी पुल फैक्टर। पुल फैक्टर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसमें अपन ने बात की थी जैसे रोजगार हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज होगी, वो सारी चीज़ें, इसको अपन बोलते हैं अपकर्ष कारक। फिर आज अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसमें क्या ट्रेंड्स है। तो अपन ने देखा था कि जो स्टार्टिंग वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जो ग्रोथ रेट बहुत अधिक बढ़ गई है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि कौन से समय पे कौन सी पॉपुलेशन थी, औद्योगिक क्रांति के कारण जो पॉपुलेशन में चेंज आए उसके क्या रीजंस थे। फिर अपन ने बात की थी कि 100 करोड़ जनसंख्या 1830 में हुई, और 2023 में 800 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। 12 वर्ष में ये 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। उसके बाद अपन ने बात की थी कि डबल जनसंख्या होने में कितना समय लगता है,
तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब फिर अपन ने बात की थी विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं। तो अगर अपना देश भी एजुकेटेड होगा तो अपनी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है वो नहीं होगी। फिर ये सारी चीज़ें अपन ने देख ही ली थी। फिर मैंने बताया था कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें 1990 और 2015 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बढ़ी है, 2.4 से 2.6 हुई है। उसके बाद में अपन ने डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी पढ़ी थी। इसके 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होते हैं। फर्स्ट स्टेज में लोग ग्रामीण होते हैं, लोग अशिक्षित होते हैं, लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज आती है जिसमें डेथ रेट कम होती है और जो जन्म दर है वो हाई रहती है। इसके कारण जो जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है वो अधिक होती है। और थर्ड स्टेज में मैंने आपको बताया था कि लोग जागरूक हो जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हो जाते हैं, वो फैमिली प्लानिंग करते हैं, जिसके कारण जो जन्म दर और मृत्यु दर कम होती है। यहाँ पे जनसंख्या तो बढ़ती नहीं है, फिर बहुत कम रेट से बढ़ती है। फिर ये फर्स्ट स्टेज की बात थी, ठीक है। इसमें अपन ने देख लिया कि जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती है। सेकेंड स्टेज की अपन ने बात की थी कि जैसे जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार आएगा वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी और डेथ रेट कम होगी। थर्ड स्टेज की अपन ने बात कर ही ली थी, या तो जनसंख्या स्थिर है या धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोग शिक्षित और फैमिली प्लानिंग करते हैं। उसके बाद में अपन ने थॉमस मोल्थस की थ्योरी के ऊपर अपन ने ध्यान दिया था। इनका कहना है कि जो जनसंख्या वो अधिक बढ़ रही है, जबकि फूड की अवेलेबिलिटी है वो इतनी अधिक रेट से नहीं बढ़ पा रही है। और इसके कारण क्या होगा, कुछ समय बाद ऐसा आएगा या तो अकाल, महामारी या फिर युद्ध के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास होगा। तो इस तरह से अपना चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया। अपन एक बार सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे और जो जो सीयूटी में क्वेश्चंस आ सकते हैं उनका अभ्यास करेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप रेगुलर रहेंगे, पंचुअल रहेंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जो अपन क्वेश्चन करेंगे उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो सीयूटी के एग्ज़ाम में आपके ज्योग्राफी में 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने होते हैं। और आप ध्यान दोगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप 40 में से 40 सही करोगे। तो मन लगा के पढ़िए और अपन कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस सब चीज़ों को ध्यान से देखिए और रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक यू।